नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम सुन जू एंड द आर्ट ऑफ बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मार्क आर मैकनीली हैं। हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मैनेजर हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल, हमें रोज उसे मैनेज करना ही होता है। आज की यह समरी उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने फील्ड में एक सफल लीडर और मैनेजर बनकर उभरना चाहते हैं। आज हम मैनेजर्स के उन 6 स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपने जीवन में लागू करके हम सफलता की ऊंचाई को आसानी से छू सकते हैं। यह किताब आज से करीब 2000 साल पहले सुन जू के द्वारा युद्ध जीतने के लिए लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ द वार पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल 1, विन ऑल विदाउट फाइटिंग। बिजनेस करना युद्ध लड़ने जैसा ही है, जहां हमें हमेशा अपने कंपटीटर से पहले और जल्दी मार्केट में कब्जा करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और यह प्लानिंग उसके फ्यूचर स्टेप्स, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इन सभी को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती है कि कैसे हम अपने कंपटीटर को हराकर अपने कार्य क्षेत्र पर कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी युद्ध का आखिरी और एकमात्र लक्ष्य जीतना होता है, और युद्ध का एक ही नियम होता है, अगर हमें जीतना है तो सबसे पहले युद्ध के मैदान को जीतना होगा, यानी उस पर कब्जा करके उसे सुरक्षित रखना होगा। और युद्ध का यही नियम बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में भी एकदम सटीक बैठता है। किसी भी सफल बिजनेस को खड़ा करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक सफल बिजनेस कहते किसको है। वेस्टर्न कल्चर के अनुसार तो एक सफल बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता हो। तो वहीं इंडियन कल्चर में यह माना जाता है कि सफल बिजनेस वो है जहां ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा वर्क फोर्स होती है। अब देखा जाए तो दोनों ही कल्चर एक जैसे ही बात करते हैं। दोनों ही कल्चर के अनुसार एक सफल बिजनेस उसे ही माना जा सकता है जिसकी मार्केट वैल्यू काफी मजबूत है, क्योंकि यह वैल्यूएशन ही निर्धारित करता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा या नहीं। ज्यादातर लोग अक्सर मार्केट पर कब्जा करने के दौड़ में मार्केट को ही बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद उनके बिजनेस को डूबना भी निश्चित हो जाता है। यहाँ पर लेखक ऑल अंडर हेवन ले लो के नियम के बारे में बताते हैं, जो हमारे बिजनेस या जॉब के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। इस नियम के मुताबिक मार्केट के ज्यादातर हिस्सों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे बिजनेस का प्रभाव मार्केट के एक बड़े हिस्से पर होता है तो इकोनॉमी के सुधरने पर और कस्टमर्स के बढ़ने पर इसका सीधा असर हमारे प्रॉफिट पर दिखता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट पर कब्जा करने के चक्कर में बिजनेस ही बंद हो जाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। 1993 के दौर में फिलिप मॉरिस की मार्लबोरो सिगरेट दुनिया की सबसे मशहूर ब्रांड थी। उसका पूरे टोबैको मार्केट पर कब्जा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मार्लबोरो के कॉम्पिटिटर अच्छी और बेहतरीन सिगरेट मार्लबोरो से भी कम कीमत में बेचने लगे, जिसके वजह से मार्लबोरो का मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर कंपनी के ओनर फिलिप मॉरिस ने बिना सोचे समझे तेजी से एक्शन लिया और सिगरेट की कीमतों को 20% तक कम कर दिया। जिसे देखते हुए पहले से ही कम कीमत में सिगरेट बेचने वाले ब्रांड्स ने भी सिगरेट की कीमतों को और ज्यादा कम कर दिया, जिसके जवाब में मार्लबोरो ने फिर से कीमतें कम कर दी। इस तरह से यह रेस चलती रही और सिगरेट मार्केट पर मार्लबोरो का कब्जा बना रहा। लेकिन हावी होने के इस दौड़ में भले ही मार्लबोरो मार्केट पर हावी हो गई, लेकिन बदले में पूरी तरह से कर्ज में डूब गई। इसलिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल, मार्केट पर हावी होने के इस दौड़ में खुद की वैल्यूएशन से कभी भी कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल 2, अवॉइड स्ट्रेंथ एंड अटैक वीकनेस। जीवन में सफल होने और जीतने का एक सूत्र यह है कि दुश्मन की ताकत पर हमला करने के बजाय हमेशा उनकी कमजोरियों पर हमला कीजिए। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। अब सवाल यह आता है कि नदी के पास यह शक्ति आती कहां से है, और इस सवाल का जवाब छिपा है नदी के नीचे की तरफ बहने में। नदी हमेशा नीचे की तरफ बहती है, इसलिए उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे अपने बहाव के साथ बहा ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर नदी नीचे की तरफ बहने के बजाय ऊपर की तरफ बहती तो नदी में इतनी शक्ति नहीं होती। इसका मतलब है कि नदी की शक्ति नीचे की तरफ बहने में है, और अगर हमें नदी को रोकना हो तो हमें उसकी ताकत पर नहीं बल्कि उसकी कमजोरी पर हमला करना होगा। ठीक ऐसा ही बिजनेस के मामलों में भी होता है। जिन कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और मार्केट पर अच्छा दबदबा होता है, उन कंपनियों को बड़े डिस्काउंट देते हुए देखकर उनके कॉम्पिटिटर जो उन ब्रांड्स के सामने बहुत छोटे हैं वो भी वही करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रांड के लिए जो स्ट्रेटजी काम कर रही है वही स्ट्रेटजी उनके लिए भी काम कर सकती है, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड से भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा डिस्काउंट पर बेचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको यह लग रहा हो कि ऐसा करना ठीक ही तो है, लेकिन लेखक के अनुसार यह सही नहीं है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स की यही तो असली ताकत होती है, और जब हम किसी के ताकत पर हमला करते हैं तो हमारा हारना तय है। इसलिए सामने वाले की ताकत पर हमला करने के बजाय हमें उनके कमजोरियों पर हमला करना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में AT&T कंपनी के अधिकारियों ने देखा
कि उनके कॉम्पिटिटर पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए उन्हें भी कंप्यूटर के फील्ड में आना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जो स्ट्रेटजी IBM और HP के काम आ सकती है वो उनके मामले में भी काम कर सकती है। इसलिए AT&T ने भी अपने कंप्यूटर डेवलप करने शुरू कर दिए। AT&T के पास मॉडर्न मशीनरी और जबरदस्त रिसोर्स होने के बावजूद भी वो अपने कंप्यूटर के कंपैरिजन में पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाए, जिससे करीब 8 साल बाद अरबों रुपयों के नुकसान और हजारों वर्कर्स को जॉब से निकालने के बाद कंपनी को यह फील्ड छोड़ना पड़ा। AT&T को IBM और HP की ताकत पर हमला करना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। वहीं इसके अपोजिट जापानीज कंपनीज जैसे कि टोयोटा, सोनी और होंडा ने अमेरिकन कंपनीज के लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे गौर किया जो उनकी कमजोरी थी और फिर उनके इन्हीं कमजोरियों पर हमला किया और फिर जापानीज उन बेकार क्वालिटी वाले अमेरिकन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करके तेजी से दुनिया भर के बाजार में छा गए। इसलिए आपको अपने दुश्मन या फिर आज की भाषा में कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए उनकी ताकत पर नहीं बल्कि उनकी कमजोरी पर हमला करने की जरूरत है। प्रिंसिपल 3, डिसेप्शन एंड फोर नॉलेज। अब हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि बिजनेस या करियर को सफल बनाने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर अटैक करने के बजाय उसके वीक पॉइंट पर अटैक करना चाहिए। लेकिन इतना जानना काफी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यह जानते हैं कि अटैक वीक पॉइंट्स पर करना है, लेकिन यह नहीं जानते कि अपने कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट्स यानी कि उनकी कमजोरियों का पता कैसे लगाएं। और आगे बढ़ने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सामने वाले की कमजोरियों का पता कैसे लगाया जाए। ध्यान रहे, युद्ध के मैदान में वही योद्धा जीतता है जो अपने दुश्मन के ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक ऐसे ही बिजनेस या करियर में भी हमें हमारे कॉम्पिटिटर से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हमारा कॉम्पिटिटर फ्यूचर में क्या करने वाला है, जैसे वो कौन सी टेक्निक का यूज अपने बिजनेस में करने वाला है, हमें उसके हर एक कदम का अंदाजा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनसे जुड़ी ऐसी जानकारियां हमें आसानी से तो नहीं मिल सकती हैं और ना ही हमें उनके परफॉर्मेंस के पुराने रिकॉर्ड्स और पास्ट के बेसिस पर इसका अंदाजा लग सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है या कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। कोई बात नहीं, इन सब जानकारियों को पता करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की नहीं बल्कि कुछ साधारण से ट्रिक्स ही काफी होते हैं। जैसे हमें उन लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटर के बहुत करीबी होते हैं और उनके मेंटेलिटी को अच्छे से समझते हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए उस पर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और शुरुआत हम उसके एनुअल बिजनेस या परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग फोर्स, उसके प्रोडक्ट मार्केट में किस हद तक हावी है, इन सब पॉइंट से कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इससे भी आगे सोचना होगा, जैसे हमें अपने कॉम्पिटिटर के इंटरव्यू, प्रेस रिलीज को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनकी आगे की स्ट्रेटजीज के बारे में पता चलता है कि वो फ्यूचर में कैसे ग्रो करने वाले हैं। इसके अलावा हमें उनके वर्क कल्चर, मोटिव और धारणाओं को भी अच्छे से समझकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उनके वर्क कल्चर को जानने के लिए हमें उनके सबसे अच्छे ऑफिसर्स के पास्ट के बारे में जानना चाहिए, जैसे वो कहां से पढ़ाई किए हैं, इससे पहले किस कंपनी में काम किए हैं, उनकी लाइफ के वो कौन से इंसिडेंट हैं जो उन्हें वो बनाते हैं जो वो आज हैं। क्योंकि ऐसा करके हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स के ऑफिसर्स रिस्क लेना पसंद करते हैं या फिर डिफेंसिव मोड में रहते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उनका इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, क्योंकि इससे हमें उनके भविष्य में लेने वाले स्टेप्स के बारे में पता चलता है और इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आसानी से सफल हो सकते हैं। मैकडॉनल्ड ने भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने और कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने के लिए कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने भी अपने कॉम्पिटिटर पर नजर रखकर उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पहले ही जान लिया था, जिससे भविष्य में होने वाले बहुत बड़े नुकसान से वो खुद को बचा ले गए। दरअसल मैकडॉनल्ड को जब पता चला कि उसका कॉम्पिटिटर बर्गर किंग उसके फ्रेंच फ्राइज बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, तो मैकडॉनल्ड ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक लेटर अपने सभी रेस्टोरेंट्स को भेजे और कहा उन्हें फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और उसे पहले से भी ज्यादा टेस्टी बनाने पर काम करना चाहिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि मैकडॉनल्ड बर्गर किंग के हमले से बच गया और आज पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड के फ्रेंच फ्राइज एक ब्रांड बन गए हैं। प्रिंसिपल 4, स्पीड एंड प्रिपरेशन। चेस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सामने वाले को उस वक्त हम और भी ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं जब उन्हें एक साथ दो जगह पर उलझा दिया जाए। बेशक वो तुरंत चेकमेट तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी उलझन और घबराहट उन्हें अगली 2 से 3 चाल में चेकमेट करवा देगी। और यही रणनीति असल जिंदगी में भी लागू होती है, फिर चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर आपका बिजनेस। हमारे कॉम्पिटिटर के लिए उस हमले से बचना बड़ा ही आसान होता है जिसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं, जिसमें उन्हें पता होता है कि हम कहां से और कैसे हमला करने वाले हैं। और ऐसे हमलों से उन्हें ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही इसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना है तो हमें उन्हें चौंकाना होगा, उन पर अचानक से हमला करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से जब तक उन्हें एहसास होगा कि उन पर हमला हुआ है तब तक हमारी जीत हो चुकी होगी। जी हाँ, हम जीत चुके होंगे। लेखक के अनुसार दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए 2 तरह के हमले करने चाहिए। पहला डायरेक्ट अटैक और दूसरा बिना किसी इंफॉर्मेशन के इनडायरेक्ट अटैक।
जैसे युद्ध के मैदान में डायरेक्ट अटैक में सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने डायरेक्ट युद्ध लड़ती हैं, सीधे हमले की ढोल बजाकर घोषणा की जाती है और इस हमले में नुकसान होने की संभावना दोनों तरफ की होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान भी ना हो और हमारा दुश्मन भी ढेर हो जाए, तो ऐसी ताकत सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट अटैक्स में होती है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि अपने दुश्मन पर एक साथ 2 हमले करने चाहिए, जिससे उसे इतना नुकसान हो कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। सुन जू के अनुसार डायरेक्ट किया गया अटैक दुश्मन का ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि हम इनडायरेक्ट अटैक के प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। सन 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया में कम दूरी की फ्लाइट मार्केट में साउथ वेस्ट एयरलाइंस का कब्जा था, लेकिन यह पोजीशन तब बदल गई जब यूनाइटेड एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट एयरलाइंस से भी सस्ती फ्लाइट सर्विस देना शुरू कर दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस का यह कदम साउथ वेस्ट एयरलाइंस पर सीधा अटैक था, जिसके जवाब में साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट की कीमतों को कम करने के लिए अपने टिकट सिस्टम को ठीक किया। अब टिकट्स की कीमतों को कम करना साउथ वेस्ट एयरलाइंस का यूनाइटेड एयरलाइंस पर सीधा अटैक था, जिससे यूनाइटेड एयरलाइंस इसमें उलझ कर रह गया कि उसको अपना पूरा ध्यान अपने टिकट सिस्टम पर लगाना पड़ा। इस तरह से साउथ वेस्ट एयरलाइंस को इनडायरेक्ट अटैक करने के लिए वक्त मिल गया, जिसके बाद साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने यूनाइटेड एयरलाइंस पर एक खतरनाक इनडायरेक्ट हमला किया। साउथ वेस्ट एयरलाइंस इस बात को अच्छे से जानती थी कि यूनाइटेड एयरलाइंस की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सर्विस लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस है, इसलिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस ऑफर करना शुरू कर दिया, जिससे यूनाइटेड एयरलाइंस के कस्टमर्स भी अब साउथ वेस्ट एयरलाइंस की तरफ आने लगे और धीरे धीरे यूनाइटेड एयरलाइंस की मार्केट में वैल्यू कम होने लगी। इस तरह से साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने यूनाइटेड एयरलाइंस पर एक साथ 2 तरफ से हमला किया, जिससे हुआ यह कि यूनाइटेड एयरलाइंस का बहुत सारा पैसा दुनिया भर के कई बाजारों में डूब गया, तो वहीं मार्केट पर पूरा उसका कंट्रोल भी कम हो गया। जबकि दूसरी तरफ साउथ वेस्ट एयरलाइंस तो पहले से ही प्रॉफिट कमा रही थी और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस शुरू करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगी। इसलिए आपको कभी भी तैश में आकर सामने वाले पर अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सही रणनीति और उसका प्रॉस और कॉन्स जानकर अटैक करना चाहिए, और ऐसा करके दुश्मन पर 2 तरफा हमला आपकी जीत की गारंटी हो सकती है। प्रिंसिपल 5, शेपिंग योर ओपोनेंट। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उसके 5 बेटे थे, लेकिन उन 5 की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उनकी आपस की लड़ाइयां देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उसने अपने बेटों को बुलाया। 5 उसके सामने आए तो उस बुजुर्ग ने उन्हें एक एक लकड़ी दी और बोला, इसे तोड़ कर दिखाओ। उन 5 ने पलक झपकते ही अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने हर एक को 5-5 लकड़ियां दी और बोला, अब इसे तोड़ के दिखाओ। उनमें से एक ने भी उन 5 लकड़ियों को एक साथ नहीं तोड़ पाए। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, यही होता है द पावर ऑफ अलायंस पार्टनर्स। मतलब जो तुम्हारे जैसे हैं, जो तुम्हारे हैं, उनके साथ जुड़ो, उनके साथ अलायंस बनाओ। यह कहानी हमें अपने जीवन के हर पहलू में लागू करनी चाहिए, फिर चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। इसके अलावा आपने यह तो सुना ही होगा कि 1 से भले 2, 2 से भले 3। जी हाँ, यह वाक्य वाकई में बहुत शक्तिशाली है। हमेशा ध्यान रखिए, हमारे अलायंस पार्टनर्स हमारे पोजीशंस को और ज्यादा मजबूत करते हैं और उनकी मदद से हमारे लिए कई नए मौकों के लिए रास्ते खुलते हैं। वो अलायंस पार्टनर कोई भी हो सकता है, हमारे ऑफिस का लॉयल एम्प्लॉय या हमारे ही सेक्टर में सर्विस देने वाली कोई और कंपनी। प्राचीन काल से ही युद्ध होने पर अलायंस पार्टनर्स की मदद ली जा रही है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। इसलिए जीवन में दुश्मन से ज्यादा दोस्त होने जरूरी हैं, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारे सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं। प्रिंसिपल 5, कैरेक्टर बेस्ड लीडरशिप। जब हम लोगों के साथ परोपकार, न्याय और धर्म के साथ व्यवहार करते हैं और उनमें विश्वास दिखाते हैं, तो लोग अपने मन से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो हमारे लिए कुछ भी प्रसन्नता के साथ करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो ऐसा कर लेता है वही सच्चा लीडर होता है। किसी भी लीडर में ये 5 प्रमुख गुण होने चाहिए। पहला, नॉलेज। एक लीडर को नॉलेजेबल होना चाहिए ताकि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। किसी भी परिस्थिति के अचानक से बदलने पर भी बड़ी ही आसानी से कोई दूसरा रास्ता निकाल सके। दूसरा, लीडर साहसी होना चाहिए ताकि वो रिस्क लेने से डरे नहीं और मौका मिलते ही लाभ उठाने की हिम्मत रखे। तीसरा, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने सैनिकों या एम्प्लॉइज के लिए एक सहयोग का भाव रखे और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर उनकी तारीफ करे। चौथा, ऑनेस्टी, ताकि सैनिकों या एम्प्लॉइज को यह विश्वास रहे कि उनके लीडर जो भी करेंगे सही करेंगे, वो उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और पांचवा, अच्छे लीडर को सख्त होना चाहिए ताकि वो सेना या वर्कफोर्स को डिसिप्लिन में रखे और उसके गुस्से से सभी को डर लगे। लीडरशिप की ये क्वालिटीज जितनी युद्ध के मैदान में इफेक्टिव होती है, उतनी ही इफेक्टिव ये बिजनेस के मामले में भी हो सकती है। इसी के साथ सुन जू ने कुछ ऐसी क्वालिटीज भी बताई है जो एक लीडर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक लीडर को लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी लापरवाही बिजनेस को खत्म कर सकती है या फिर उसकी मार्केट वैल्यू को खतरे में डाल सकती है। लीडर को रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए हम कुछ नया ट्राई कर ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ खुद की भलाई के बारे में ही सोचता हो और रिस्क लेने से डरता हो, ऐसे डरपोक व्यक्ति को कभी लीडर नहीं बनना चाहिए। एक लीडर को कभी दयालु नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा दयालु होगा तो वो अपने एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सफलता का भी त्याग कर सकता है। जबकि एक लीडर के लिए सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उसकी जीत, उसकी सफलता होनी चाहिए।
तो दोस्तों हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियोस के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।